हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि वीडियो की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी। और जैसा मैंने बताया था कि आपको सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चलना है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी रहते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन बाहर से नहीं रहते कि आप पास ना हो। अगर सिलेबस आपने पूरा कवर किया हुआ तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा जिन लोगों का सचिवालय रक्षक का एग्जाम है तो वो भी अच्छे से तैयारी कर ही चुके होंगे। लास्ट के जो 2-3 दिन बचे हैं उनमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। एक तो नई चीज़ बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। पहली बात तो ये बिल्कुल गलती मत कर देना कि आप नई चीज़ पढ़ोगे या कोई नया प्रैक्टिस सेट लगाओगे। अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाने बंद कर देना। जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे वो बिल्कुल बंद कर देना। आपसे पहले आप लोगों ने लगाए होंगे, क्योंकि अभी अगर किसी प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और उसका सीधा असर आपके एग्जाम पे पड़ेगा। तो इसलिए मेरी राय यही है कि आज जो लगाओगे, लेकिन कल से आप कोई प्रैक्टिस सेट मत लगाना। तो एक दो दिन पहले बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम से लगभग मतलब कल एग्जाम है तो आज शाम को आपको पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और रहा रिवाइज का, मोटा मोटा देख लेना। ऐसा नहीं अब डिटेल से पढ़ने का तो टाइम नहीं है। आप लोगों ने जो भी किताब या नोट्स पढ़ा होगा, अंडरलाइन भी क्या होगा, तो पेज पलटते रहो और मोटा मोटा उसमें देखते रहो, मोटे मोटे जो फैक्ट है वहाँ, ठीक है। और एग्जाम से पहले आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, तो वो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तब वो देख लेना। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें माइंड का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। अगर माइंड ये टेंशन में होगा, प्रॉब्लम में होगा, तो आप जो चीज़ याद होगी वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में चलो करते हैं हम पॉलिटी में। देखो, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे ये मूल कर्तव्य, एक साथ निपटाएंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, स्पीड से पढ़ेंगे। और एक चीज और है, इस क्लास में मैं ये जो चीज बताऊंगा रटनी है वो रट लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो नीति निर्देशक तत्व का केवल वर्गीकरण दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व नहीं दिए गए, केवल उनका वर्गीकरण दिया गया है कि समाजवादी कौन से, उदारवादी कौन से, गांधीवादी कौन से। तो बस वो थोड़ा सा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो इनमें से कौन कौन से याद रखने हैं जो मैं बताऊंगा वो आप रख लेना। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए मैं सब पहले लिख लिया क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी। अब देखो, नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले देख लो किस भाग में, ये है भाग 4 में। जैसे ही आप ये पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए नागरिकता कौन से भाग में है, मूल अधिकार कौन से भाग में है। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। अब अगला रहेगा इसमें अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होता है इसका 36 से 51 के बीच में होता है, ठीक। और आपको जो मेन रखना होता है वो 38 के बाद आपको रखना होता है, जो आपके काम के हैं, सही। तो पहला जो फैक्ट है आप लोगों के लिए, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ये याद रहेगा। अभी याद करवा दूंगा आप लोगों को सारे। ये पूरे रटने की जरूरत नहीं है, केवल मोटा मोटा याद रखो, क्योंकि जब इनका वर्गीकरण करोगे तब वहां इनकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में दी गई है परिभाषा। परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये मूल अधिकार में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। तो परिभाषा जो मूल अधिकार में वही यही है, क्योंकि परिभाषा से आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, तो इसलिए परिभाषा पे हमने कोई ज्यादा फोकस किया नहीं था। जो डिटेल क्लास है इसमें मैंने परिभाषा के बारे में बताया हुआ है कि उसमें कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं। जैसे आपके जितने भी कार्यपालिका आएगी वो राज्य की परिभाषा में आएगी, ठीक है। तो ये परिभाषा है। अब इसके बाद इस भाग का लागू होना, अनुच्छेद 37 में 37 में क्या है, इस भाग का लागू होना। इस भाग का लागू होना मतलब अगर इसे लागू कराने के लिए आपको कानूनी कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, ये राज्य के लिए निर्देशक तत्व है कि राज्य जब भी अपना कोई कानून बनाए तो इनका ध्यान रखे, केवल ये है। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे मूल अधिकार में, अगर मूल अधिकार का हनन हो जाए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते अगर राज्य लागू नहीं करता, ठीक। तो इस भाग का लागू होना ये आपको रटना नहीं है। इसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की व्यवस्था। यानी कि राज्य अपनी जनता के लिए लोक कल्याण की व्यवस्था करेगा, उसके लिए कानून बनाएगा। जैसे अभी पारिश्रमिक जो विधेयक बनाया था जिसमें मजदूरी तय कर दी गई थी, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि समाज का कल्याण होता हो, ठीक है। तो ये कल्याणकारी में आएंगे, समाज में आएंगे। तो ध्यान रखना, एक तो 38 आप लोगों को याद रखना, जो जो मैं टिक करूंगा वो आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद अगला है राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। देखो, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व का मतलब ये होगा कि राज्य जब भी, मतलब अगर कोई, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, अगर कोई महिला पुरुष कोई जॉब कर रहा तो उनके लिए समान वेतन होगा। जो सुविधाएं पुरुष के लिए होगी वही महिला के लिए होगी। जितना वेतन पुरुष को मिलेगा इतना मिलेगा महिला को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत डिटेल से है और डिटेल वाली क्लास में मैंने ये बिल्कुल समझाया हुआ है डिटेल से।
तो जो जो याद करना है वो देखते हैं। 39 आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना, परिभाषा थोड़ा सा देख लेना है, परिभाषा नहीं तो याद नहीं करना है। अब अगला आता है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। और एक चीज और है कि इनमें संशोधन होने के बाद, संवैधानिक जो संशोधन हुए, इन सब के अलग अलग खंड बन गए। जैसे 38 का भी, 38 का ए बी सी बन गया, 39 का भी बन गया है, तो सबके बन गए। हम यहाँ पूरे खंड नहीं पढ़ेंगे, जो मूल जो अनुच्छेद है केवल वो पढ़ेंगे, वो देखने आपको। आपको क्या रखना है याद, लोक कल्याण की व्यवस्था किसमें करता है, अनुच्छेद 38 में। इसके बाद सीधा आओ ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में, और इसे रट लेना, ग्रुप सी के लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है पक्का, कि ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आगे बढ़ेंगे इसमें तो गांधीवादी विचार में आएंगे। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार। ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि कुछ मतलब एक्सेप्शन कंडीशन होती है, तो उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि उसे काम भी दिया जाए और शिक्षा भी दी जाए। इसके लिए अलग अलग विधेयक भी बने हैं, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो जैसे मान लो कि ये मनरेगा बना है, ये सब इसी के अंडर आए, ठीक। और इसमें एक चीज वो भी देख लेंगे कौन कौन से विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बने हैं, थोड़ा सा देख लेंगे लास्ट में। वैसे जरूरत उसकी है नहीं क्योंकि सिलेबस में वो दिया नहीं। अगला है 42 में काम की न्याय संगत दशाएं। 42 में देखो, काम की न्याय संगत दशाएं ये है कि अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो उसके लिए मानवीय दशाएं होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं कमरे में है, खिड़की होनी चाहिए आने जाने के लिए, प्रॉपर हवा होनी चाहिए। आप उसे ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं भी जानवरों की तरह कहीं भी घुसा दोगे, ठीक है। तो मानवोचित यानी कि मानव के लिए जो उचित हो ऐसी दशाएं होनी चाहिए। अगला है 43 कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। तो ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको जो इसमें मजदूरी तय करती है गवर्नमेंट के, कर्मकार जो भी काम करेगा उसके लिए निर्वाह मजदूरी कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। अगला है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है इसमें, ठीक है, मैंने सहायता लिख दिया, संहिता, समान नागरिक संहिता। ये ध्यान रखना क्योंकि ये आजकल उत्तराखंड में चर्चा में है और इससे चांस है पूरा क्वेश्चन आएगा यहां से। अगला इसमें 45 में बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसमें यह कहा गया कि जो छोटे बच्चे होंगे 6 वर्ष से कम आयु के होंगे, उनके लिए राज्य क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करेगा। इसी के लिए जो 2002 में संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन, अब ये शिक्षा का अधिकार बन गया है इसमें। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो शिक्षा का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अगला है इसमें 46 वाला। इसमें क्या किया गया, SC ST के लिए और जो अन्य दुर्बल वर्ग होते हैं उनके लिए शिक्षा, काम का और उनके व्यवसाय का प्रावधान की बात की गई है, यानी कि राज्य इनके लिए ये व्यवस्था करेगा, ठीक। इसके अलावा 47 में क्या है, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना। तो ये भी अलग है। जैसे महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, आजकल आंगनबाड़ी में देखा होगा पोषण के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और जो बच्चों के लिए मिड डे मील मिलता है वो भी पोषण के लिए मिलता है। तो ये सारी व्यवस्था इसमें आती है 47 में। अब ये जो लास्ट वाले हैं, ये वाले, ये तुम्हें पूरे रखने हैं। जो जो मैंने टिक किए हैं वो वाले रखने हैं, टिक ज्यादा नहीं किए हैं। एक तो ये है यहाँ, 3 तो इधर है और लास्ट में यहाँ है इधर, ठीक है। 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन, कृषि व पशुपालन का संगठन 48 में है, और इसके भी अलग अलग भाग बन गए हैं, तो केवल हमें 48 याद रखना, ठीक है। अगला है 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ये भी याद करना, ये क्वेश्चन में ग्रुप सी में कई बार रिपीट है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी जैसे स्मारक हुए, लाल किला हुआ, आगरा का ताजमहल हुआ, तो उनका संरक्षण ये सरकार को करना चाहिए, तो ये कहा गया है इसमें। अब अगला है 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का, ठीक है। तो इसमें है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि अलग अलग होना चाहिए इनका। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अगर मिलकर रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी दोनों, तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं पृथक्करण, ठीक है, अलग अलग होना उनका। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए, यानी कि भारत देश जहां कहीं भी विश्व में कहीं अशांति हो वहां शांति का, या कहीं युद्ध हो तो वहां शांति का प्रयास करेगा। जैसे अभी यूक्रेन में भारत सरकार ने प्रयास किए हैं वहां शांति लाने के लिए, यानी कि युद्ध रोकने के लिए। तो ये पूरे हैं जो नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक है। आप इन्हें जो मैंने टिक किए हैं वो सारे याद करने। जैसे ये 48, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4 इधर है, 3 इधर है, तो ये आप लोगों के याद होने चाहिए, तो आराम से याद हो भी जाएंगे। अब देखो रिवाइज करोगे, कैसे करोगे, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना है, 36 से 51 तक है। आपको सीधा जो रखना है यहाँ, सबसे पहले आना लोक कल्याण वाले में, उसके बाद आना पंचायतों में, उसके बाद आना समान नागरिक संहिता वाले में, और ये भी कर लेना है, ठीक है। ये वाला 45 वाला शिक्षा का अधिकार जो निःशुल्क शिक्षा है और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है।
ये 45 में दिया गया है यहाँ। इसके अलावा ये 4 इधर है, 4 इधर है, 8 आप लोगों को याद करने हैं। तो याद करना बहुत आसान है और सिंपल है। चलो अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो ये दिया गया है, वो जो मैंने पहले बताया था अभी, वो केवल आपको इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हो सके कभी कभी जीके भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जीके से वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो आपके सिलेबस में ये पूरा है, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाओगे और यही पूरे इनका वर्गीकरण पूछा गया और पूरे चांसेस हैं कि यहीं से रहेगा। आपके सिलेबस में दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व और उनका वर्गीकरण, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग। ठीक, तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग जब आ गया तो इसका मतलब अनुच्छेद 51 तो पक्का है, ये तो रखना ही पड़ेगा। अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। मैंने डीपीएसपी लिख रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो इसका कर देते हैं इनका वर्गीकरण। 3 टाइप से वर्गीकरण होगा, एक समाजवादी होंगे, उदारवादी होंगे और गांधीवादी होंगे। देखो समाजवादी कौन कौन से होंगे, सीधा सीधा आपको याद रखना है। और यहाँ जो जो इसके खंड है वो भी मैंने यहाँ लिख दिए, शॉर्ट में लिखे हैं, आप इन्हें थोड़ा सा याद रखो। आपको केवल यही वाले याद रखने जरूरी है, ये वाले थोड़े थोड़े याद रहेंगे तो चल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। देखो समाजवादी में क्या है, 38 क, इसमें लोक कल्याण के लिए बात की गई है। ठीक है, यानी कि जो भी राज्य नीति बनाएगा उसमें लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। 38 ख में क्या है कि आय की असमानता दूर होनी चाहिए, यानी कि राज्य ये प्रयास करे कि व्यक्तियों के बीच आय की असमानता दूर हो, एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है तो ये प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर होनी चाहिए। 38 ग में क्या है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण होना चाहिए, जो भी भौतिक संसाधन है उन पर नियंत्रण उचित रूप से होना चाहिए। और 38 घ में क्या है, समान कार्य का समान वेतन। इसका मतलब ये होगा कि अगर स्त्री पुरुष कोई कार्य कर रहा है, एक ही समान काम कर रहा है, तो उनके लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 38 ड में क्या है कि कर्मकारों का स्वास्थ्य। इसमें यह है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पहले स्वास्थ्य जरूरी है, अगर वो स्वास्थ्य होगा, वो बीमार काम ना करे, उसके लिए मानव जैसी ये बिहेव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है 39 क में समान निःशुल्क विधिक सहायता। कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जो जिसके पास कानून की जरूरत है, उसे विधिक सहायता की जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं है, तो विधिक सहायता की जो व्यवस्था है वो राज्य करे। इसी के लिए कहीं कोर्ट्स में आपने एमिकस क्यूरी का नाम सुना होगा, तो वो उन लोगों को वकील मिलते हैं जो गरीब होते हैं। ठीक, इसके बाद 42 में है काम की मानवोचित दशा। ये मैंने पहले ही बताया था कि मानव के दशाएं होनी चाहिए। 43 क में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना, यानी कि जो व्यक्ति उद्योग में काम कर रहा है उसे प्रबंधन में भी भाग लेना होना चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए कि उसी का खुद का काम है। अगला है उदारवादी, 44वां। देखो उदारवादी में क्या होगा, ये सारे अनुच्छेद है, इन्हें आप रख लोगे। 44 में समान नागरिक संहिता मैंने बता दी थी आपको। 45 में निःशुल्क शिक्षा और ये बालकों के लिए, ठीक है, 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, वहां देख लेना अगर यहाँ शॉर्ट है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन तो यही इसमें ही है, और इसके अलावा इसमें जो गो हत्या जो अवैध की गई वो इसी के अनुसार की गई। ठीक है, गो हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। देखो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उनका संरक्षण सरकार को करना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जिसके अभी इसके बारे में मैंने पहले बताया है। 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य अलग अलग होना चाहिए, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र हो अपने कार्य में। ठीक, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग 51 में, ये तो मैंने बता ही दिया। अब आते हैं गांधीवादी कौन कौन से हैं। गांधीवादी ये वाले देखो, एक तो ग्राम पंचायतों का गठन। सीधा सीधा अगर कहीं ग्राम पंचायत आ गया या कुटीर उद्योग आ गया तो सीधा सीधा मान के क्या करो कि वहां गांधीवादी विचार है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है। 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसे कम से कम जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी तो मिलनी चाहिए। अब 46 में मैंने वही बताया था, SC ST के लिए शिक्षा और अर्थ का प्रबंधन करना चाहिए, जो भी कमजोर वर्ग है। 47 में पोषाहार के बारे में, व्यक्तियों के लिए पोषाहार प्रॉपर होना चाहिए। 48 में वही कृषि और पशुपालन होना चाहिए, जो इधर है वही उधर है। तो ये जो वर्गीकरण है यही आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है और यही वर्गीकरण आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो पहले वाला है 1-2 बार उसे पढ़ोगे याद हो जाएगा, और याद करने का तरीका वही है कि आप इसे बार बार रिवाइज करो। चलो एक बार और याद कराता हूँ। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व किसमें, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, बाकी इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। जो पहले हमने पढ़ा था वो तो 1-2 बार ऐसे ही देख लोगे आप। अब ये सारे आप इन्हें पढ़ लोगे और आप लोगों का ये सिलेबस, ये टॉपिक्स पूरा हो जाएगा। अब जैसे अब इसमें करते हैं, अब इसमें मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य बहुत शॉर्ट में इसे करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जो मेन फैक्ट है वही कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन सा संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो ये जो संविधान संशोधन था ये 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। चलो, संविधान संशोधन था 42वां।
ठीक है। और ये कब हुआ था? 1976 में। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के हिसाब से जोड़े गए थे। एक समिति बनाई गई थी, उसका समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई है और इसने सिफारिश की थी कि 10 मूल कर्तव्य होने चाहिए और 10 मूल कर्तव्यों की इसने बात की थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 10 मूल कर्तव्य होने चाहिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये लिए कहां से गए थे? मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? ये लिए गए थे कहां से? रूस से। यूएसएसआर था तब, उससे लिए गए थे कि मूल कर्तव्य यहां से हो। अब देखो मूल अधिकार आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कहां से लिए गए, ठीक है। मैंने बताया था वीडियो में कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे। तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। अब देखो कितना छोटा सा टॉपिक है। मूल कर्तव्य में क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी, उसने क्या सिफारिश की थी कि हमें अपने संविधान में 10 मूल कर्तव्य होने चाहिए। सरकार ने क्या किया कि लगभग जो कि तो इनकी सिफारिश मान ली और 42वां संविधान संशोधन कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि 2002 में एक और जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि अब टोटल मूल कर्तव्य जो हो गए उनकी संख्या होगी 11। अब कितने मूल कर्तव्य हैं? 11, ठीक। और ये मूल कर्तव्य ये था, शिक्षा का अधिकार था। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, ठीक। और इसके लिए संविधान में जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें क्या ये भाग, एक नया भाग जोड़ा गया था। उस भाग का नाम है 4 का भाग जोड़ा गया जो, और अनुच्छेद जो था वो अनुच्छेद जोड़ा गया 51 को। केवल एक ही अनुच्छेद है इसमें, ठीक है। और ये भाग है और ये अनुच्छेद है। तो मूल कर्तव्य में ये इतने फैक्ट हैं जो आप अगर याद कर लोगे तो अगर यहां से क्वेश्चन आया तो पक्का आप उसे हल कर दोगे और ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी इसमें, ठीक है। देखो मूल कर्तव्य देखो सीधा कब जोड़ा? एक समिति बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। ये कब बनी थी? 1976 में ये समिति बनाई गई। इस समिति ने सिफारिश की कि 10 मूल कर्तव्य होने चाहिए। तो सरकार ने लगभग, इसने 8 की सिफारिश की थी लेकिन 10 सरकार ने इसमें जोड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक और मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, उसका नाम था ये जो, यानी कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा, ठीक है। 11वां था, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होने चाहिए इसमें। हाँ जाओ उधर देख लो, ठीक है। तो एक और जोड़ा गया, तो अब इनकी संख्या कितनी होगी? 11। अब जैसे ही ये 11 हो गए तो अब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक भाग ये भी था कि इसे जोड़े कहाँ, तो जोड़ने के लिए एक नया भाग जोड़ा गया 4 क और अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। और लिए कहां से गए हैं? ये रूस से लिए गए। अब देखो क्रैश कोर्स में केवल इतना ही शॉर्ट हो सकता है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। अगर ये रेगुलर क्लास होती तो फिर मूल कर्तव्य बहुत डिटेल से होते हैं, डीपीएसपी बहुत डिटेल से होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीज मोटा मोटा फैक्ट याद रखोगे दिमाग में कितना रहेगा। और एक चीज और याद रखना, जैसे आपने मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व पढ़े, अब क्या करना है पूरा इसमें पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर नेट से सर्च करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये डीपीएसपी और इसके मूल कर्तव्य वाले वो सारे लगाओगे आप, ठीक। इनसे आंसर जरूर मिलना चाहिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये इतनी क्लास थी आज की और उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक लगी होगी। और क्लास में अगर कोई सुधार करना या कुछ भी करना तो कमेंट जरूर करके बता देना। और इसके अलावा रेगुलर कोशिश करेंगे इससे जल्दी आप लोगों का सिलेबस पूरा करें। आज से आप लोगों के पास लगभग 49 यानी कि 50 डेज बचे हुए हैं आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।